हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या तो कभी भी कोई कपल है जिसको कंसीव करने में तकलीफ़ हो रही है, तब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन, और उसके बाद उनको क्या क्या रिपोर्ट एडवाइस किए जाते हैं और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सो बेसिक जो है हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि क्या क्या सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट है कि हिस्ट्री में आपको जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी शादी को कितना समय हुआ है, आपकी जो कोएटल फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में पूछा जाता है। आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यानी कि गर्भ निरोधक साधन अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बारे में पूछा जाता है। दूसरा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप कोई फैक्ट्री वगैरह है, मिल है जहाँ पे बहुत ही हॉट वेदर रहता है, गर्मी जैसा एटमॉस्फेयर रहता है, तो इसकी वजह से भी स्पर्म काउंट पे असर आ सकता है। तो आपका ऑक्यूपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है कि कोई एडिक्शंस वगैरह है, यानी कि टोबैको है, अल्कोहल वगैरह है, या तो कोई ड्रग्स आप ले रहे हो तो उसकी हिस्ट्री आपको पूछी जा सकती है और आपको उसका सही जवाब देना है। दूसरा कि आपको बचपन में कोई ऐसी बीमारी हुई है, जैसे मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि जो रीज़न्स होते हैं एबनॉर्मल सीमन एनालिसिस के, उसमें एक रीज़न्स होता है कि मम्स, उसकी वजह से टेस्टिस अफेक्ट होती है और स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर होता है। सो अगर बचपन में ऐसी कोई बीमारी है, इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जैसे HIV वगैरह डिजीज़ है, तो उसकी भी असर स्पर्म काउंट पे पड़ती है। आपका जो एंडोक्रिनल कॉजेज़ हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है, थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, या तो आपको कोई स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन चल रही है। जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो हस्बैंड है उनकी बाल्डनेस की वजह से हेयर ट्रीटमेंट चल रही है, सो उसकी जो मेडिसिन रहती हैं या तो एंटी साइकेट्रिक कोई मेडिसिन चल रही है। इवन अभी एक पेशेंट था कि जिनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसको काफ़ी समय से वह पेशेंट ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से स्टीरॉइड्स की ट्रीटमेंट चल रही थी। तो ऐसे अगर आपको कोई मेडिसिन्स वगैरह चल रही है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, या तो ऐसी कोई आपने दवाई जो है जो मोर देन 3 मंथ्स 6 मंथ्स या तो लंबे समय से आप अगर ले रहे हो, तो यह सारी बातें आपको आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे शेयर करनी है। दूसरा जो रहता है जो एग्जामिनेशन वगैरह रहता है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आपका बेसिक सीमन एनालिसिस एडवाइस किया जाता है। उसमें नॉर्मल जो काउंट है मोर देन 15 मिलियन होना चाहिए। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, मोर देन 32% होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है, दैट इज़ 4%। सो अगर यह सब रिपोर्ट नॉर्मल है, यह सब पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो फर्दर वर्कअप की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि इस पैरामीटर्स में से कोई भी पैरामीटर एबनॉर्मल है तो फर्दर आपका वर्कअप किया जाता है, यानी कि हस्बैंड के हार्मोनल टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। अगर डायबिटीज़ वगैरह सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड शुगर है, थायराइड के रिपोर्ट्स है, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह एडवाइस किया जाता है। इफ़ रिक्वायर्ड तो स्क्रोटम यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसकी एक सोनोग्राफी भी एडवाइस कर सकते हैं। यानी कि अगर टेस्टिस में वेरिकोसील यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह है, सो यह सब डायग्नोसिस आपके जो रिपोर्ट्स एडवाइस करते हैं उस माध्यम से आपका निदान होता है। अभी जो रीजंस मैंने बताए थे कि प्री टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर, सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है जिनको ट्रीटेबल कॉजेज़ है तो उसके रिगार्डिंग मेडिसिन्स या तो इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। अगर आपका पोस्ट टेस्टिकुलर रीज़न मिल रहा है यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया जैसा पिक्चर है, तो आपको टैसे पैसे जो सर्जरी होती है उसकी मदद से
स्पर्म रिट्राइव कर सकते हैं और IVF ट्रीटमेंट के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव मिल सकता है। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके रिलेटेड मेडिसिन स्टार्ट किए जाते हैं। इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शंस वगैरह हैं तो उसके रिगार्डिंग भी मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं। अगर आप कोई लंबे समय से कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, उसके डोज वगैरह रिड्यूस करने की ज़रूरत है तो आपके जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन रहेंगे उनके साथ बात करके वह ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। और अंत में जो रहता है कि सर्जिकल ऑप्शंस की इन केस वाजेक्टमी वगैरह हुआ है, उसके बाद पेशेंट को कंसीव करना है तो उसके लिए भी एनास्टोमोसिस किया जाता है जिसे वेजोटॉमी कहा जाता है। या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है कि ये लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको भी वेजोटॉमी करके, या तो जो भी लेवल पे प्रॉब्लम दिख रहा है उसकी सर्जिकल ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। अंत में इतना ही कहना है मुझे कि कोई भी कपल है, अगर फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसका भी ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या तो एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस है तो उसका भी ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली करना बहुत ही आवश्यक होता है। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है जहाँ पे कुछ मेडिसिन या कुछ भी इंजेक्शंस वगैरह करने के बावजूद भी अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो ऐसे पेशेंट को डोनर स्पर्म का ऑप्शन भी दिया जाता है। और अगर वह पेशेंट को पोस्ट टेस्टिकुलर का कॉज है तो वहाँ पे हम टेसे-पेसे प्रोसीजर करके स्पर्म रिट्राइव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके कोई भी नियर डियर है जिनको एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस या तो मेल पार्टनर को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वह कंसीव नहीं कर सकते हैं तो उनको यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। उनके कोई भी क्वेरीज़ है या तो आपके भी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। एंड देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। एंड थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स।